राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है भरोसा। शाम का वक्त था, फोन की घंटी बजी। रिया ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताई जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा अधिकार मिलेगा या फिर। रिया बोली, आप मेरी बात तो सुनिए, लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। रिया के इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी और फिर माफी मांगकर उसने फोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फोन ने मानो रिया को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं बैठी रिया की सास ललिता जी बोली, बहू, क्या तुम्हारे मायके वालों का फोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? जरूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। रिया मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं एक ही दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन ललिता जी की बेटी बबीता का फोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार हो, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़कर न्योता देती है, जबकि एक ढेले का काम नहीं करती। सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देने समय खुद आगे बढ़ जाती। बड़ी चालाक है। बबीता बोली, अब क्या बताऊं माँ, सच कहते हैं लोग, बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती है। ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में रिया आई और बोली, मम्मी जी, आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है ठीक है, हॉल में टेबल पर रख, मैं वहीं आ रही हूँ। रिया समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बातें बहू सुने, तो वो भी चुपचाप वहां से चली गई। ललिता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ, तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो, कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोर बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती और मेरी जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या सास अच्छी होगी। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मुख दर्शक की भांति होते हैं। तभी रिया अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर बाबू बोले, जीते रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। ललिता जी तिरछी नजरें से किशोर बाबू को देखी। ललिता जी बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन ही याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर ही देती है। रिया बोली, मम्मी जी, जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती है। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए, मुझ में और उस अनजान रोग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया। ललिता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा ही किया करो। रिया बोली, मम्मी जी, पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ, क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी। एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज उठाती है वही मेरे लिए क्यों नहीं करती हो।
वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर फिर वो झूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि काम वाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर रिया बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। रिया अपना बचा हुआ काम निपटाकर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो रिया की आंख लगी। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसके पति विवेक बोले, रिया क्या बिना किसी झंझट के एक भी दिन नहीं कट सकता? अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? रिया हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। विवेक बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने घर की औरतों के मुद्दों पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ कि ये विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रिया सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर ललिता जी ने चाय की फरमाइश की। रिया चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है, वहां तक तो ठीक है। आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा फिर भी आपने उन्हें फोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोर जी आश्चर्य से ललिता की तरफ देखने लगे तो ललिता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है? अरे तुम तो हर रोज एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। रिया हंसकर बोली, मुझे मालूम न था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरनी मिलेगी जो हर रोज मेरी क्लास लेगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया परंतु एक छोटी सी चीज नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब विवेक आए तो ललिता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। अब सगे संबंधी कहते हैं जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसी हो सकती है? कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। विवेक बोला, मुझे इन सब झमेलों से दूर रखिए। अब जो कुछ है आपस में दोनों निपटा लीजिए। इतना बोलकर वो चला गया। रिया कोई भी काम करती तो ललिता जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोकाटाकी रिया को बुरी लगती थी। अगले दिन विवेक के घर से जाते हुए वो फिर शुरू हो गई। एक रोज रिया अचार बना रही थी और फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। ललिता जी वहां आ गई और बोली, फिर उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथ से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ करने में लग गई। रिया फोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती है और फिर पूछती है कि जीत कर आई हो या हार के। ये तो नाइंसाफी है। पास में बैठे किशोर बाबू हंसने लगे तो ललिता जी ने आंख दिखाई। रिया बोली, मम्मी जी आपको दीदी पर कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेगी? मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती है तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती है। पर आप है कि जिम्मेदारियां तो मुझे दे देती हैं पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोकझोंक में रोज समय कट जाता था। किशोर बाबू दर्शक की तरह देखते और जरूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज विवेक घर में था। ललिता जी फिर शुरू हो गई,
विवेक कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ, शुरू शुरू में आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था, अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे उसके बच्चे शादी लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियां दी है तो भरोसा भी रखो, आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी। इतना बोलकर विवेक भी अपने कमरे में चले गए। किशोर बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है, क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अब तो घर में जब भी फोन की घंटी बजती और अगर रिया फोन उठाती तो ललिता जी उसकी तरफ देखती थी। रिया मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से बेचारी का उस दिन फोन लग गया होगा, उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शक की दृष्टि से देखने लगी हैं। भरोसा रखिए, अब मेरी भी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुरा कर रिया उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज बबीता के घर से उसकी सास की फोन आई और उन्होंने ललिता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूंगी, आप कृपया करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज नहीं तो कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूंगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। रिया ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और सारी बातें अपने पर ले ली। ये देखकर ललिता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन ललिता जी बहुत खामोश रही। बेटी का फोन आता वो ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन रिया उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले आई और बोली, मम्मी जी, दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए, आप भरोसा रखिए। जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ललिता जी बोली, बहू, मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस दिन तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाई। रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही ललिता जी ने रिया को गले से लगा लिया और रिया ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।